न्यू स्टार्ट तो बच्चे, so in last class what we studied about the consumer goods. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आपके क्या होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स में हमने पढ़ा था शॉपिंग गुड्स के बारे में, कन्वीनियंस गुड्स के बारे में, उसके बाद फिर स्पेशलिटी गुड्स और अनसाउट गुड के बारे में। तो ये तो आपके कंज्यूमर के ऊपर था, कंज्यूमर के बेसिस पे था। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स हमने पढ़ा। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है ये पता है आपको, सारे चारों टाइप के गुड्स, कन्वीनियंस गुड एंड ऑल, ये सब कुछ हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, वो कौन कौन सा बेसिकली गुड्स के साथ डील करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गुड्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी गुड्स में सबसे पहला क्या आएगा, रॉ मटेरियल। यानी कि रॉ मटेरियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हमेशा का एक नीड होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नीड होता है रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप कोई भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल आपका कुछ भी टैंजिबल गुड्स हो सकता है, जैसे फ्रूट्स हो गया। ठीक है, फ्रूट्स से आप जैम बना रहे हो। ठीक है, आपका पेट्रोलियम हो गया, वेजिटेबल्स हो सकता है, कॉटन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी रॉ मटेरियल। ठीक है, आपका रॉ मटेरियल हुआ ये। रॉ मटेरियल जो होता है वो बेसिकली किस टाइप से हम लेते हैं, जैसा आपका इंडस्ट्री होगा, जैसा उसका ग्रेड और स्पेसिफिकेशन होता है, वैसे ही हम आपका रॉ मटेरियल खरीदते हैं, परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल जो होता है वो नॉर्मली मैन्युफैक्चर करने में प्रोडक्ट को यूज आता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट रॉ मटेरियल इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपका बेसिकली कह सकते हैं कि ये आपका डे टू डे प्रोसेस के लिए आपको जरूरत की चीज है। तो ये आपका बेसिक नीड है, यानी बेसिक नीड कहाँ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल इक्विपमेंट। कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, वेजिटेबल्स, मान लीजिए कि आपका जैम का इंडस्ट्री है। ठीक है, आप जैम बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, कैपिटल इक्विपमेंट चाहिए होगा, यानी जो मशीन जो उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करे। तो प्रोसेसिंग के लिए जो हमें मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हर दिन तो हम मशीन नहीं खरीद सकते, हर महीने मशीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि कैपिटल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है आपका कैपिटल इक्विपमेंट, जिसको हम मशीनरी कह सकते हैं, प्लांट्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपके और भी चीजें आती हैं, जैसे कि बुलडोजर हो गया, मशीन्स वगैरह जो आप यूज करते हो, जिसको हम डे टू डे नहीं खरीदते, एक्सपेंसिव होता है, और बेसिकली ये प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। कभी भी हम कैपिटल एक बार खरीदेंगे, कैपिटल लगा रहे हैं यानी बड़ा अमाउंट, करोड़ का मशीन है, वो हम हर महीने खरीद नहीं सकते। तो हमेशा उसको हम ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे, उसका स्टैंडर्ड चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, किसकी मशीनरी की रिटर्न, वारंटी वगैरह सब कुछ चेक करेंगे हम कैपिटल इक्विपमेंट की, जो आपका क्या हो सकता है, मशीनरी, प्लांट्स, बुलडोजर्स, या वैसे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग पीरियड्स के लिए होता है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल इक्विपमेंट। समझ आ रहा है कुणाल? ओके, यस मैम, ठीक यस है। मैम। नेक्स्ट इज एसेसरी पार्ट। अगर हम एसेसरी पार्ट की बात करें तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है, ये जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की तरह काम करेगा। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैम की इंडस्ट्री थी, फ्रूट्स आया, रॉ मटेरियल था, जैम बना, ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट था, वो उसको यूज किया गया। अब यहाँ पर उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, अकाउंटिंग किया जाएगा, ये सब होगा ना, तो इसको हम किस में करेंगे, इसको हम कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक है, तो एसेसरी पार्ट जो होगा वो टैंजिबल प्रोडक्ट होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा कंपैरेटिवली टू कैपिटल इक्विपमेंट के हिसाब से, लेस एक्सपेंसिव होगा, और ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट का ये कभी पार्ट नहीं होगा, लेकिन फाइनल टैंजिबल प्रोडक्ट तक लाने के लिए ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये इसमें आपकी क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे आपका हैंड टूल्स वगैरह, जैसे हथौड़े एंड हैमर एंड ऑल, ये सब हो सकता है। मोटर्स वगैरह कुछ हो सकता है, जैसे वाटर के लिए मोटर वगैरह। ठीक है, और कुछ आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे मशीन्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कैपिटल इक्विपमेंट की तरह एक्सपेंसिव नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस में काम नहीं करेगा, लेकिन सपोर्टिंग एलिमेंट में वो एक तरीके से काम करेगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके होंगे एसेसरी पार्ट। जैसे मोबाइल के साथ ईयरफोन क्या होता है, एसेसरी होता है। आपका चार्जर क्या होता है, एसेसरी होता है।
मोबाइल में वो किस लिए काम आता है, एक सपोर्ट की तरह ना, वो बैटरी को चार्ज करता है तभी आपका मोबाइल काम करता है। आप अपनी ईयरफोन से गाने सुन सकते हो। तो बेसिकली एसेसरी इज सेम, कि वो एक तरीके से पूरे प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस में वो एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट काम करेगा, लेकिन कभी भी वो मेन प्रोडक्ट का कभी भी वो पार्ट नहीं बनेगा, यानी मेन प्रोडक्ट में वो विजिबल नहीं होगा, उसको सपोर्ट करने में बस काम आएगा। ठीक है, एक प्रोसेस चलाने में, एक प्रोसीजर और ऑपरेशन मैनेजमेंट को स्मूथ करने में आपके वो एसेसरी पार्ट काम आएंगे। नेक्स्ट होता है कंपोनेंट पार्ट। अब कंपोनेंट पार्ट क्या है? कंपोनेंट पार्ट का मतलब होता है कि जहां पर बेसिकली आप फिनिश प्रोडक्ट के साथ उसको यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कूलर है, कूलर बना रहा है कोई इंडस्ट्री, तो उस कूलर में आपके फैन वगैरह जो भी चीजें होंगी वो कूलर का क्या होगा? कंपोनेंट होगा। सॉकेट वगैरह जो होगा दैट इज अ कंपोनेंट। किसी कंप्यूटर को ही मैन्युफैक्चर करा है तो उसमें जो रैम, हार्ड डिस्क वगैरह जो डाला जाएगा वो होगा कंपोनेंट। कोई घड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसमें अंदर बैटरी और मशीन क्या होगा? कंपोनेंट। तो बेसिकली कंपोनेंट पार्ट जो होगा वो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका होगा उसका ही वो पार्ट बनेगा। ठीक है, और वो ओवरऑल प्रोडक्ट को मीनिंगफुल बनाने में आपको हेल्प करेगा। यानी उसके बिना आपका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा कह नहीं सकते। अब घड़ी में बैटरी के बिना घड़ी चलेगा थोड़ी, ऑपरेशन तो कभी होगा नहीं उसका। तो बेसिकली कंपोनेंट जो पार्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स हो सकते हैं, माइक्रोचिप्स हो सकता है, रैम हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि दीज ऑल आर बेसिकली कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट पार्ट क्या हो सकता है? आप बैटरी लिख सकते हो, कंपोनेंट पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो कंपोनेंट पार्ट एक तरीके से जो मेन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा? इंग्रेडिएंट होगा। मेन प्रोडक्ट का यानी जो मैन्युफैक्चर आप करें उसका इंग्रेडिएंट होगा, उसको हम कहेंगे कंपोनेंट पार्ट। ठीक है, और क्लियर हो गया ना कंपोनेंट पार्ट क्या होता है? ठीक। मैम रिमोट भी तो हो सकता है। रिमोट हो सकता है, किसके लिए रिमोट होगा? आपके टीवी के लिए रिमोट हो सकता है, एसी के लिए रिमोट हो सकता है। एसी में सॉकेट वगैरह है या फिर कोई भी कंपोनेंट है जैसे, तो वो सारे आपके मेन मैम प्रोडक्ट के साथ इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? ठीक है, यस। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोसेस मटेरियल। अब प्रोसेस मटेरियल का मतलब वैसे मटेरियल है जिसको बनाने के दौरान, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के दौरान उसको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए, और उसको वो मेन प्रोडक्ट का ये भी पार्ट बन जाता है। जैसे कि आपके कॉस्मेटिक्स आइटम में रबिंग अल्कोहल डला होता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में जैसे मान लीजिए लिपस्टिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो होते हैं कॉस्मेटिक्स में, उसमें जो इंग्रेडिएंट डले होते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट में आपके रबिंग अल्कोहल हो गया, वो क्या होता है? वो मेन प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और वो दिखता नहीं है, लेकिन वो दिखेगा नहीं, यू कांट एबल टू सी द प्रोसेस मटेरियल बिकॉज उसका जो फॉर्म होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। यानी कि अब वो एक इंग्रेडिएंट की तरह है। अब जैसे हम कोई चॉकलेट खाते हैं तो उसके अंदर जो शुगर होता है, शुगर क्या होगा? प्रोसेस मटेरियल होगा। शुगर आपको विजिबल नहीं होता है चॉकलेट में, लेकिन आप जब खाते हो तो यू विल फील दैट देयर इज शुगर इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो प्रोसेस मटेरियल जो आपका होगा वो एक फाइनल प्रोडक्ट का अनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट होगा। अनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि आप फिनिश प्रोडक्ट से उसको अलग नहीं कर सकते। फिनिश प्रोडक्ट में उसका यूटिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने आपको एग्जांपल में दिया ही था, चॉकलेट्स आप यूज कर सकते हैं। फिर आप कुछ और भी जैसे प्रोडक्ट है आपका, कुछ मिक्स यूज कर लीजिए, एमटीआर के मिक्स होते हैं जिसमें सूजी होते हैं, सब्जियां होती है, मतलब सब कुछ बेसिकली एज अ इंग्रेडिएंट जो होता है बिल्कुल इंक्लूडेड है, अनडिस्टिंग्विशेबल है, उसको अलग नहीं कर सकते। इसको कहते हैं प्रोसेस मटेरियल। ठीक है, जिसकी जरूरत किसको पड़ती है? ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब कोई लेदर के जूते थे, मैंने बताया था कि उसमें अगर कोई वैक्स वगैरह यूज किया जा रहा है तो चिपकाने के लिए, तो आपको वो चिपका वो वैक्स कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन आपको पता है कि इसको सपोर्ट करने के लिए हमने वैक्स को या फिर बेसिकली गम का यूज किया है। क्लियर हो रहा है ना? तो ये चीज होता है आपका प्रोसेस मटेरियल। अब नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल सर्विस, यानी कि ओवरऑल सर्विसेज की जो जरूरत पड़ेगी हमें, क्या क्या पड़ेगी इंडस्ट्री में। तो हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे जो सर्विसेज होते हैं इसके ये सारे इंटेंजिबल पार्ट्स है। सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होता है जिसको हम देख नहीं सकते।
तो ये सारी इंटेंजिबल सर्विस की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ेगी, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों की जरूरत मेन प्रोडक्ट में नहीं दिखेगी, लेकिन उनको मेन प्रोडक्ट के लिए ये सब चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब कंपनीज जो है वो डिसीजन लेती है इंटरनली कि वो कहाँ से परचेज करेगी, तो परचेजिंग डिसीजंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, फिर ट्रेनिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर द इंटेंजिबल सर्विस which work as a support to the industries. So these are the basic products for the organization. Organization के लिए ये सारे क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट था रॉ मटेरियल, कैपिटल इक्विपमेंट, एसेसरी पार्ट, component parts and process material, and the last one is industrial services. Clear हो गया? Product line and product mix, ठीक है। Yes. प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैं बताती हूँ, जैसे कोई भी कंपनी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को लेकर चलती है, या कई बार अपने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करती है। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी में क्या बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि एडिडास है, वो शूज का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। अब एडिडास जब सबसे पहले मार्केट में एंटर हुआ तो उसने एक प्रोडक्ट लाइन को चूज किया, वो था क्या, उसके स्पोर्ट्स शूज। तो एडिडास में आज भी आपको फॉर्मल शूज नहीं मिलेंगे, बट आपको स्पोर्ट्स शूज मिलेंगे। तो उसका जो प्रोडक्ट लाइन था, यानी जो प्रोडक्ट में वो काम कर रहा था, जो उसका प्रोडक्ट टाइप था, वो एक ही था और उसको हम कहते थे आपके स्पोर्ट्स शूज, राइट। धीरे धीरे एडिडास ने अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज किया और भी इंक्रीज किया, एक्सपैंड किया, और अब उसकी प्रोडक्ट लाइन में शूज के अलावा बैग्स भी हैं, ट्रैक सूट भी है, राइट। So like this product line is now expanded from the sport shoes to the track suit and the bags, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है, यानी एक प्रोडक्ट, आप कोई भी एक प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने तीसरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। बाटा जो है बेसिकली वो फेमस किस चीज के लिए, शूज के लिए, मतलब अपने सैंडल्स के लिए, और बोल सकते हैं फुटवेयर्स के लिए डाटा फेमस। बट नाउ अ डेज उनमें उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेडीज पर्स, वॉलेट मिल जाएगा आपको, फिर आपको शूज क्लीनर वगैरह भी मिल जाएगा, सॉक्स भी मिल जाएगा आपको, लेदर के बेसिकली बेल्ट्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं। तो लाइक एक प्रोडक्ट लाइन से ये बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन की तरफ मूव करती है। पर कोई भी कंपनी किसी दूसरे प्रोडक्ट लाइन को कब चूज करती है या दूसरे प्रोडक्ट लाइन की तरफ कब मूव करती है, जब वहां पर उसको बेनिफिट हो रहा हो। अगर कोई कंपनी लॉस में जाएगी तो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएगी, डेफिनेटली, है ना। तो प्रोडक्ट लाइन जो होता है, यानी किसी कंपनी में जब एक प्रोडक्ट लाइन और दूसरा प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर तीसरे प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस किया, फिर चौथे प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। विड्थ यानी कि किसी भी कंपनी की चौड़ाई कब बढ़ती है, जब वो और भी प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, दैट इज फिगर 8.1। इसको ध्यान से देखिए, ये एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपका एक दिया हुआ है चार्ट। यहाँ चार्ट में दो वर्ड यूज किया गया, प्रोडक्ट लाइन लेंथ, प्रोडक्ट लाइन लेंथ जो आपके वर्टिकल को शो कर रहा है और आपके हॉरिजॉन्टल को शो कर रहा है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। अब हिंदुस्तान लेवर बताता है कि प्रोडक्ट लाइन 1 जो है उसमें सबसे पहले वो क्या बना रहा था, बाथिंग सोप्स, ठीक है। बाथिंग सोप्स बनाया उसने, फिर उसने अपने प्रोडक्ट लाइन को और इंक्रीज किया, अब उसने लॉन्ड्री के भी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब प्रोडक्ट लाइन 3 में जब वो आए तो उन्होंने बेवरेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया। प्रोडक्ट लाइन 4th में जब आए तो उन्होंने कॉस्मेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये किसने किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। तो उसका जो प्रोडक्ट का लाइन था वो अब इंक्रीज कर रहा है, तो इसको जब प्रोडक्ट लाइन इज इंक्रीजिंग, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। प्रोडक्ट मिक्स विड्थ कहते हैं जब प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करता है। जब अब सेकेंड पॉइंट ध्यान से समझना कि प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या होता है। प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट लाइन है आपका, जैसे कि बाथिंग सोप एक आपका लाइन है, प्रोडक्ट लाइन, उसी प्रोडक्ट लाइन में जब आप और भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट लाइन में जब आप और भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइन लेंथ, या कह सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन लेंथ कहते हैं इसको।
प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी सिंगल प्रोडक्ट लाइन में और भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया, बाथिंग सोप में डव को इंट्रोड्यूस किया, फिर लक्स को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारे बाथिंग सोप की कैटेगरी में आएगा, सबका एक ही टाइप है बाथिंग सोप, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ जो अल्टरनेटिव्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट लाइन में जब बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ। और प्रोडक्ट मिक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन मार्केट में लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट लाइन लेंथ और प्रोडक्ट लाइन विड्थ समझ आ गया कुणाल? यस क्या होता है बताओ मुझे। प्रोडक्ट लाइन लेंथ होता है जो अलग एक ही मतलब प्रोडक्ट का अलग अलग वैरायटी जो ये करता है, इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में। हाँ, और वेट में होता प्रोडक्ट है, लाइन करता है। उसमें होता है मैम कि अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया है लॉन्ड्री प्रोडक्ट, सोप उसमें आ गया, और भी आता है जैसे कॉस्मेटिक, ये सब अलग अलग हो गया वेट में। जब अलग अलग प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं ना किसी कंपनी में, उसको प्रोडक्ट मिक्स विथ कहते हैं। जब एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब हम अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे लेकिन प्रोडक्ट लाइन सेम होगा, प्रोडक्ट टाइप सेम होगा, प्रोडक्ट का काम फीचर सेम होगा, जैसे बाथिंग सोप है तो सारे बाथिंग सोप होंगे, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में आपको प्रोडक्ट लाइन मिक्स विड्थ और प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लाइन प्रूनिंग की। लाइन प्रूनिंग का मतलब जैसे हम प्रोडक्ट लाइन लेंथ में प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं लेकिन हम डाउनवर्ड की तरफ इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है और एड ऑन करते जाते हैं। वहीं प्रोडक्ट लाइन विड्थ में, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में हम स्ट्रेच करते हैं उसको, क्या, साइड की तरफ, ठीक है, लाइन को स्ट्रेच करते हैं साइड की तरफ। वहीं पर जो लाइन प्रूनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट लाइन को कम कर देते हो, घटा देते हो, रिड्यूस कर देते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट लाइन लेंथ को कम कर देते हो। यानी कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो प्रोडक्ट लाइन 2 में, प्रोडक्ट लाइन 2 उसने बिल्कुल हटा दिया, लॉन्ड्री प्रोडक्ट बिल्कुल हटा दिया, तो उसको लाइन प्रूनिंग कहते हैं, यानी कि लाइंस को घटा देना। मान लो कि कोई कंपनी जो है वो फ्रिज के साथ डील कर रही थी, मान लो सैमसंग, उसने बिल्कुल ही फ्रिज को हटा दिया, तो इसको कहेंगे लाइन प्रूनिंग। अगर अब ये दोनों केस में होता है, लाइन लेंथ में भी होगा और विड्थ में भी होगा। लेंथ में भी जैसे कोई प्रोडक्ट को हटा दिया, जैसे मान लो कि सनलाइट को हटा दिया, प्रोडक्ट लाइन 2 में सनलाइट को हटा दिया, किसने हटा दिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। मान लो प्रोडक्ट 1 में हमाम को हटा दिया, जो को हटा दिया। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली जब हम रिडक्शन करते हैं प्रोडक्ट लाइन लेंथ में और प्रोडक्ट लाइन विड्थ में, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में सॉरी, तो उसको हम कहते हैं लाइन प्रूनिंग। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम दोनों साइड से ही सेम होता है ना, मतलब क्या बोलो? मैम दोनों साइड से ही मतलब घटाने पे सेम होता है ना? हाँ, दोनों तरफ आप हटा सकते हो, आप पूरा प्रोडक्ट लाइन भी खत्म कर सकते हो और प्रोडक्ट लाइन लेंथ भी खत्म कर सकते हो, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ भी आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो बहुत सारे आइटम्स जो थे उसने 31 आइटम्स को फिर घटा करके 15 आइटम ही कर दिया, पीएनजी ने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने। तो ये एक तरीके से लाइन प्रूनिंग हो गया, मतलब उसने इंट्रोडक्शन नहीं किया, उसने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही हटा दिया, रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। अब लाइन प्रूनिंग का बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला कि इनइफेक्टिव जब मार्केट में होता है, यानी प्रोडक्ट की सेल उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? लाइन प्रूनिंग करते हैं, यानी कि जो इनएफिशिएंट पार्ट होता है हमारी कंपनी का उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मोबाइल फोन तो लाइन प्रूनिंग पे हर साल काम करता है। वो पुराने जो होते हैं आपके क्या मॉडल्स होते हैं उसको बिल्कुल ही क्या कर देता है, वो हटा देता है, साइड कर देता है, और फिर उसको सेलिंग बंद कर देता है उसका। तो ये लाइन प्रूनिंग का काम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकल चीजों में हमेशा एडवांसमेंट आता है ना, तो लाइन प्रूनिंग बहुत ज्यादा होता है वहां पर। तो क्लियर हो गया है ना दोनों कंसेप्ट, लाइन प्रूनिंग वगैरह? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा लिखवा भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अभी पोजीशनिंग, जैसे कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो अपनी जब भी कोई प्रोडक्ट को लेकर आती है तो उसका हमेशा क्या एम होता है कि भाई उसकी प्रोडक्ट को लोग जाने मार्केट में, ठीक है, उसका प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल हो, उसका प्रोडक्ट हेल्पफुल हो कस्टमर्स के लिए, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो।
तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज समथिंग टू मेकिंग द बेसिकली इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट या इमेज ऑफ योर ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो हर एक प्रोडक्ट को लाने के बाद उसकी जो एडवर्टीजमेंट का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको पतंजलि का। पतंजलि जब मार्केट में आया तो उसका सबसे बड़ा एम पोजीशन करने के लिए क्या था कि वो आप उसके प्रोडक्ट को लगाइएगा आप ब्यूटीफुल बन जाइएगा, ये नहीं था। वो बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि भाई पतंजलि का प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी इफ यू डोंट वांट टू यूज द टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट यू हैव टू यूज द पतंजलि प्रोडक्ट। रीजनेबल रेट में, लो कॉस्ट में आपका अच्छा प्रोडक्ट पतंजलि में आता है। तो ये एक तरीके का आपका क्या था, एक तरीके का आपका ये इन्फ्लुएंस करना था, पोजिशनिंग बनाना था, एक दिमाग में लोगों के कंज्यूमर के परसेप्शन और इमेज को डेवलप करना। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में एग्जाम्पल में लूं तो जैसे हर एक प्रोडक्ट के लिए आपकी अलग अलग थिंकिंग होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल में श्री लेदर बोलूंगी तो श्री लेदर के बारे में लोगों को दिमाग में आएगा कि ड्यूरेबल प्लस लो कॉस्ट। ठीक है, ड्यूरेबल है और लो कॉस्ट का प्रोडक्ट है। When I will say about the Adidas or Reebok, the thing will become in your mind कि महंगा है, एक्सपेंसिव है, स्टेटस शो करता है और बट बहुत टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेबल, और बोल सकते हैं कि आपके एथलीट वगैरह के लिए बेटर शूज है, राइट। तो हर एक प्रोडक्ट का जो एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में सूट करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग, जब कोई कंपनी अपनी ब्रांड और प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कंज्यूमर के माइंड में बनाती है। ठीक है, समझ आ गया ना। एसटीपी मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें पोजिशनिंग बताया होगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। जब हम प्रोडक्ट क्या बोल रहे हो, तो हम ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग पे थे। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, कभी भी कोई प्रोडक्ट को आप देखते हो तो उसकी पैकेजिंग को बहुत ध्यान से देखते होंगे। प्रोडक्ट का पैकेट जो होता है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है, कई बार बहुत ब्यूटीफुल कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहले अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग क्यों जरूरी है, व्हाई पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट। तो पहला चीज तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रोडक्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दूसरा एडवर्टीजमेंट के लिए, यानी कि प्रोडक्ट पैकेजिंग के थ्रू आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ तो उस प्रोडक्ट के ऊपर का जो पैकेट है वो मुझे बताएगा ना कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हेल्पफुल है। हाँ, उसका लोगो दिया रहता है। हाँ, लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, कन्वीनियंस टू हैंडल, यानी प्रोडक्ट को आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कन्वीनियंस के लिए जरूरी है। प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है, यानी एक स्टेट या एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में जा रहा है प्रोडक्ट, तो उसमें अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो, अगर मान लो कोई लिक्विड है तो स्पिल कर जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइल कर सकता है, हवा लग गया तो स्पॉइल हो जाएगा। सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट को पैकेजिंग हम करते हैं, यानी पैकेजिंग एक बेसिकली क्या है, पैकेजिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए, उसको पैकेट्स में बनाने के लिए, उसको कवर करने के लिए हम आइडिया को जनरेट करते हैं। तो हर कंपनी में पैकेजिंग प्रोसेस की तरह काम करता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आज हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और हमने उसे कैसे पैकेट्स में उसको पैक करना है हमने डिसाइड ही नहीं किया और हमने ऐसे ही पैक कर दिया। नो, वी कांट डू दिस। Even if we are wrapping our gifts, need how much time and effort and required for taking this decision of packaging. So packaging एक तरीके का process है, activity है, जहां पर प्रोडक्ट को कवर करने के लिए, प्रोडक्ट में डिजाइन बनाने के लिए, प्रोडक्ट की पैकेट्स को बनाने के लिए हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई कंपनी है जो जूस बनाती है, तो उसी वैसी कंपनी जो है वो अपनी पैकेट्स किस तरीके का बनाएगी, या तो वो प्लास्टिक कंटेनर में अपने जूस को पैक करेगी या तो वो टेट्रा पैक में करेगी। टेट्रा पैक इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द कार्डबोर्ड, या फिर कार्डबोर्ड की तरह होता है वो। ठीक है, बहुत पतला सा आपका, इट्स नॉट एग्जैक्टली कार्डबोर्ड, हाँ, वो एक मोटा सा, बेसिकली मोटा सा आपका कागज पेपर होता है, बहुत मोटा थिक होता है, विद उसके अंदर में क्या होता है, आपकी फॉइल लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो खाने पीने की चीजें होती है, फूड रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सेफ, सिक्योर और सेफ्टी के साथ मतलब रहेंगी, उसमें वो प्रोडक्ट जो है स्पिल नहीं करेगा। तो टेट्रा पैक में आप अपनी बोल सकते हैं जूस वगैरह को पैक कर सकते हैं। तो पैकेजिंग में आपने जूस को किस तरीके से पैक किया, टेट्रा पैक।
अब पैकेजिंग के भी 3 बेसिकली लेवल्स होते हैं, पैकेट्स बनाने के भी 3 लेवल होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि जैसे टूथपेस्ट मैंने खरीदा, तो टूथपेस्ट जो जिस ट्यूब में है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, वो भी एक कवर और पैकेट होगा। टूथपेस्ट में जो इमीडिएट जो पैकेट होगा और या उसके ऊपर जो थोड़ा सा हम देखते हैं कि उसका रेक्टेंगुलर शेप का जो बेसिकली कवर होता है जिसमें बेसिकली वो ट्यूब डला होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सो प्राइमरी पैकेजिंग जो होता है वो बेसिकली कस्टमर के साथ डील करने के लिए होता है, यानी जब आप प्रोडक्ट को खरीदोगे तो कंज्यूमर को उस रेक्टेंगुलर बॉक्स ही आप कंज्यूमर को क्या करोगे, दोगे कि भाई ये आप लीजिए टूथपेस्ट, राइट। खैर ये भी अभी तो बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज जैसे क्लोजअप है, वो आजकल प्लास्टिक में 10 रुपीज वाले पैकेट को ट्यूब को डाल के देती है, तो उसमें कोई ऊपर कार्डबोर्ड या फिर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं होता है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बेसिकली जो होता है और जो ट्यूब होता है दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग, लेबल में वो प्राइमरी में आता है, ठीक है। उसको हम किसको देते हैं, वो कंज्यूमर को देते हैं, वो कंज्यूमर की कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है कि कंज्यूमर उसको सेफली ले जा सके अपने घर तक। अब जब हम बात करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग की, तो सेकेंडरी पैकेजिंग जब हम देखते हैं ना कि बल्क में बहुत सारे बॉक्स, मतलब कि मान लो कि 50 जो आपके रेक्टेंगुलर जो बॉक्सेस हैं आपके पेप्सोडेंट या किसी भी टूथपेस्ट के, जब वो बल्क में पैक्ड होते हैं, तो बल्क में पैकेजिंग किसके लिए होता है, जैसे कि वो जो आप देखते होंगे बल्क में पैकेजिंग बेसिकली होलसेल सेलिंग के लिए होता है। जब आप होलसेल को एक बल्क में देते हो ना, रिटेल में तो आप उनको सेल नहीं करते हो प्रोडक्ट, तो जब आप बल्क में कोई प्रोडक्ट को इधर से उधर ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए जो हम पैकेजिंग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। थर्ड इज टेरिशियरी पैकेजिंग, जिसको हम थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग कहते हैं। थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग जब हम उस बल्क को बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेटेड बॉक्स में या डब्बे में या फिर कार्डबोर्ड में जब हम उसको पैक करते हैं, जब वो एक सिटी से दूसरी सिटी में बॉक्सेस को जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, ये सॉरी टेरिशियरी पैकेजिंग, और लास्ट ये पैकेजिंग होता है। तो कितने तरीके से पैकेजिंग होता है, क्लियर हो गया, समझ में आया, लेवल समझ आया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशियरी। क्यों पैकेजिंग जरूरी है ये भी समझ आ गया होगा कि व्हाई पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड, क्लियर हो गया। यस मैम। अब पैकेजिंग में एक चीज और भी ध्यान रखना होता है कि क्वांटिटी, जैसे कि अगर मैं बोलूं सर्फ एक्सेल है तो वो 5 kg का भी अवेलेबल है, वो 100 ग्राम का भी अवेलेबल है, तो जितनी क्वांटिटी के हम प्रोडक्ट बनाएंगे उस हिसाब से हम उसकी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा, जितना हेवी होगा, उसको हम उतना ही सेफली ज्यादा पैक करेंगे, ठीक है। तो पैकेजिंग इज समथिंग लाइक दैट। इफ वी कैन से द एग्जाम व्हाट इज लेबलिंग, लेबल बड़ा रहता है मतलब, हाँ पैकेजिंग बड़े होते हैं, मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ही सेफली आप पैकेट्स बनाओगे, है ना। अब जैसे लेबलिंग की मैं बात करूं तो दिस इज द सैनिटाइजर, राइट। अब लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग जो होगा वो पैकेजिंग के ऊपर या फिर बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन होगा पैकेट के ऊपर। जैसे ये सारी चीजें यहाँ पर जो लिखी हुई है, क्या क्या चीजें यहाँ पर है, लेबलिंग मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बना है, कैसे बना है, मैन्युफैक्चरर कौन है, डेट का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कंपनी कौन सा है, ठीक है। फिर टोल फ्री नंबर्स भी होता है कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कंप्लेन यू कैन कॉल ऑन दिस फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी जो चीजें होती हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता है यूज करने के लिए, उसका यूज के साथ वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मैच करेगी कि नहीं, वो प्रोडक्ट का फीचर मैच करेगा कि नहीं, उसको जानने के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं। अगर मान लो कि आप मेडिसिन भी खरीदते हैं हम, तो अगर किसी को फीवर है तो वो मेडिसिन क्या चीज का खरीदेगा, वैसा जिसमें पैरासिटामोल हो जो फीवर को रिड्यूस कर सके, राइट। तो वैसे जैसी कस्टमर की नीड होती है उस हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन होगा अपने नीड के हिसाब से आप मैच करते हो और फाइनली आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो लेबलिंग बेसिकली क्या कैसे कह सकते हैं कि लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द डिस्क्रिप्शन और नॉलेज टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, लेबलिंग में चीजें इंक्लूडेड क्या होंगी, यहाँ पर ब्रांड का नाम होगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरर का एड्रेस होगा,
मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, एक्सपायरी डेट होगा, इंग्रेडिएंट होगा, हाउ टू यूज होगा, कैसे आप यूज कीजिएगा प्रोडक्ट वो होगा, कौन सी इसमें कोई टोल फ्री नंबर्स होगा, हेल्पलाइन होगा, या फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे मेडिसिन में लिखा होता है कि कीप इट अबव द रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों से इनको दूर रखिए। तो अगर कोई कॉशन या फिर कोई इंफॉर्मेशन होगा जो दूसरे के लिए किसी के लिए हार्मफुल है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन और लेबलिंग में होगा। ठीक है, जैसे कि आप टोबैको में देख लीजिए, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना कि दिस इज हैजर्डस फॉर द हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में हर एक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिएगा अबाउट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेबलिंग में होने चाहिए। अब लेबलिंग कैसा होना चाहिए? पहली बात, शॉर्ट में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी आपने जो भी चीजें अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखी है वो क्लियर वे में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ब्रांड का नाम जरूर होना चाहिए किसी भी लेबलिंग में। ठीक है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को हैंडल करना है, यूज करना है, इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? लेबलिंग देता है। अब लेबलिंग आपको एक चीज और में भी हेल्प करता है, वो होता है कि आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लो कि दो प्रोडक्ट है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आप बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो। इंफॉर्मेशन के लिए आप लेबलिंग देखते हो और आपको लगता है कि ये ज्यादा बेटर है, तो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन में और डिफरेंशिएशन में, कंपैरिजन में भी लेबलिंग आपकी हेल्प करेगी। क्लियर हो गया? तो इसको हम कहते हैं लेबलिंग। पैकेजिंग भी क्लियर हो गया कि पैकेजिंग बेसिकली क्या होता है। अब हम बात करते हैं ब्रांड इक्विटी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? सबसे पहले ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के लिए लोगो, साइनेज, सिंबल, स्टेटमेंट को चूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैकडोनल्ड है, मैकडी है, मैकडोनल्ड, मैकडी में आपने देखा होगा कि उसका जो साइनेज है वो क्या है? एम। लेटर वो कौन यूज करता है? एम, मैकडी के लिए। कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज करता है? रेड एंड येलो। सो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस फॉर डिफाइनिंग योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करना, और उस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए आप जो साइन यूज करते हैं, लोगो यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, कलर्स यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करना यानी प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना, प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना। मान लीजिए कि अगर आप यूएस पोलो में आज जाके टी शर्ट परचेज करते हैं, तो आपने यहाँ साइनेज देखा होगा, यूएस पोलो का साइनेज होता है, यहाँ पर एक लोगो होता है, सॉरी यहाँ पर एक लोगो होता है टी शर्ट में। If you will purchase it from Patna, you will get the same logo here if you are purchasing it from the branded shop, and if you will purchase it from the Ranchi, and then also you will get the same logo here. ठीक है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है? क्रिएट करता है कौन? ब्रांडिंग। अब एक चीज और, ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है आपकी ब्रांड का वैल्यू, यानी आपके मार्केट में ब्रांड की कितनी वैल्यू है। अगर मैं रोलेक्स का एग्जांपल लूं या मैं पॉश कार का एग्जांपल लूं, तो उनकी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उनकी ब्रांड इक्विटी हाई है, यानी ब्रांड का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ब्रांडिंग बेसिकली क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन यही है कि आपके ब्रांड की आइडेंटिटी बताने के लिए, आपकी क्वालिटी को बताने के लिए, कॉम्पिटिटर से आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ब्रांडिंग का यही यूटिलाइजेशन है। ठीक है, एक सेल्फ इमेज एक इमेज बताएगा आपकी कंपनी के बारे में, तो इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग, जब ब्रांड में जो आप लोगो वगैरह को जब आप रजिस्टर करा देते हैं, तो उसको हम ट्रेडमार्क भी कहते हैं। एक चीज और भी ब्रांडिंग में बहुत जरूरी है कि जब भी आप कभी भी कोई लोगो को रजिस्टर करा दिया, जैसे कि आपने नाइकी में ये साइन, ये राइट का साइन जो है ये नाइकी का है, तो अब कोई भी दूसरी कंपनी जो है वो इस साइन को यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ब्रांडिंग का ये भी काम है, लोगो को जब हम रजिस्टर करा देते हैं, जब वो लीगली ऑथराइज हो जाता है आपका लोगो, तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, और कोई दूसरी कंपनी उस ट्रेडमार्क और लोगो को यूज नहीं कर सकती है। एक लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। अदर देन सम फेक कंपनीज जो है वो आज भी कंपनी दूसरे का लोगो वगैरह यूज कर लेती है, अदरवाइज कोई भी दूसरी ब्रांडेड कंपनी दूसरी कंपनी का लोगो यूज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? देखिए, पैकेजिंग इज द प्रोसेस और एक्टिविटी, पैकेजिंग इज द प्रोसेस और एक्टिविटीज
Packaging is the process or activities which basically concentrate in formulating. Packaging is the process or activities which basically concentrate in formulating the design of a package, and producing appropriate and attractive container or wrapper. Packaging is the process or activities which basically concentrate in formulating the design of a package and producing appropriate and attractive container or wrapper. लिख लिया कुणाल? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली पैकेजिंग क्या प्रोसेस है कि हम किस तरीके का कंटेनर बनाएं, किस तरीके का डिजाइन यूज करें, कैसा कंटेनर बनाएं। तो इस टाइप के डिसीजंस को लेने के लिए पैकेजिंग की एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में होता है। ठीक है, अब पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, राइट, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग लिखिए। यस मैम। प्रोटेक्ट द कंटेंट्स, यानी जो चीजें हैं जैसे खाने पीने की चीज हो या फिर कोई और मटेरियल हो, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करना, कंटेंट को प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट द कंटेंट एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल, यानी प्रमोशन के टूल की तरह काम करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, उसका जो अट्रैक्टिवनेस के इंक्रीज करेगा पैकेजिंग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का। सो एक्ट एज अ प्रमोशनल टूल। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। यस मैम। सो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है ये, उसको डिफाइन करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर कोई पैकेट है, उसके अंदर ब्रेड है, तो पता वो उसका बेसिकली पैकेजिंग बताएगा कि इसके अंदर ब्रेड है। ठीक है, इसकी पैकेजिंग बताएगी, डिफाइन करेगी इसके अंदर चॉकलेट है, कौन सी कंपनी का चॉकलेट है। तो एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, पहचान बताएगा कौन, पैकेजिंग। तो फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट को अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बिना पैकेजिंग के तो नहीं भेज सकते ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी पैकेजिंग क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर कन्वीनियंस। यानी कि कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए भी पैकेजिंग जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए, प्रोवाइड प्रोडक्ट डेंसिटी। यानी प्रोडक्ट की जो डेंसिटी है, कितना हेवी है, कितना डीप है, कितना चौड़ा, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प टू, पैकेजिंग हेल्प्स टू डिफाइन दिस डेंसिटी। मतलब कितना हेवी है, क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, उसको डिफाइन करने में भी कौन हेल्प करेगा, आपका पैकेजिंग। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में लिखिए, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। 3 लेवल है पैकेजिंग का। सबसे पहला प्राइमरी पैकेजिंग, फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग को हम रिटेल पैकेजिंग भी कहते हैं। रिटेल पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट जो इमीडिएट पैकेजिंग कहते हैं प्रोडक्ट के लिए, यानी जिसके अंदर मेन प्रोडक्ट कंसिस्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, टूथपेस्ट का जो ट्यूब है, उसके अंदर
टूथपेस्ट है ना, तो ट्यूब उसका इमीडिएट पैकेजिंग हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग, अब सेकेंडरी पैकेजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग? तो लिखिए मेन गोल आर टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। मेन गोल इसका क्या है? प्रोटेक्ट करना प्रोडक्ट को। मेन गोल इज प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट and provide shipping. Main goal are to protect the product and provide shipping. इसको आप लिख सकते हैं होलसेल पैकेजिंग, यानी कि होलसेल और बल्क पैकेजिंग। बल्क में जब पैकेट्स जो होते हैं, जैसे 12 ग्रुप में एक को आपने पैक कर दिया, टूथपेस्ट के 12 पैकेट्स को एक साथ पैक कर दिया बल्क में, या फिर कैंस जो है 50 कैंस को एक साथ बल्क में पैक किया, तो इसको कहते हैं बल्क पैकेजिंग या होलसेल पैकेजिंग। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी पैकेजिंग, सॉरी सेकेंडरी पैकेजिंग। थर्ड वन इज टेरिशरी पैकेजिंग। टेरिशरी पैकेजिंग क्या बच्चे? स्पेलिंग बताइए ना। TERRITIARY, TERRITIARY, टेरिशरी, TERITATIARY। यस मैम। सो टेरिशरी पैकेजिंग को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ये ट्रांजिट के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी कि प्रोडक्ट को हम एक जगह से जब दूसरी जगह पे ट्रांसफर करें, एक सिटी से दूसरी जगह पे, एक कंट्री से दूसरी जगह पे, तो ट्रांजिट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये काम आता है आपका सबसे लास्ट का टेरिशरी पैकेजिंग, जहां पर हम बहुत ज्यादा ही प्रोडक्ट को बल्क में एक बॉक्स में, बॉक्सेस बड़े बड़े कॉन्ग्रुएटेड बॉक्सेस में हम उसको भर करके भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको हम कहते हैं बेसिकली कौन सा पैकेजिंग? टेरिशरी पैकेजिंग या फिर थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग। क्लियर हो गया? yes, कुछ डाउट है कुणाल? नेक्स्ट क्लास में हम लेबलिंग के बारे में थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है, और ब्रांडिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में we'll complete the whole topic of this branding, labeling and packaging, and then we'll move toward the new product development. Okay? yes, Okay. मैम अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ ले लिया।